आदाब, गुड आफ्टरनून। खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, इस वक्त मौसम गर्मा में शिद्दत देखी जा रही है और जब मौसम गर्मा में शिद्दत देखी जाती है तो गर्म हवाएं चलती हैं और लू चलती हैं, जिससे जिस्म को और उसके बाहरी और अंदरूनी तौर पर खतरा लाहक हो जाता है। कई तरह की बीमारियां परेशान करने लगती है। तो लू लगने से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों में गर्म हवा सूखापन जैसी जिस्मानी परेशानी की वजह बनती है। इस बीच नाज़रीन, खबर यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एक बार फिर से कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद अब एक तरीके से वार पलटवार या फिर कहें इल्जामात और जवाब इल्जामात का दौर है। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको जानकारी फराहम कर रही हूं कि महाराष्ट्र के रियासती वजीर हैं जिनका नाम है नितिन राउत। उन्होंने बड़ा बयान दिया है क्योंकि नागपुर में आज काफी ज्यादा मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। तो इसको लेकर महाराष्ट्र के रियासती वजीर का यह कहना है कि दिल्ली से आ रहे लोगों की वजह से नागपुर में कोरोना फैल रहा है। तो ये सब सियासी बयानबाजी है, इसलिए मैं जिक्र कर रही हूं क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ, अगर हैदराबाद या तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में भी एक तरह से बढ़ोतरी देखी जा रही है कोरोना केसेस में। इस बीच गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। गर्मी के हवाले से जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि कई तरह की बीमारियां लोगों के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। कॉलरा, डायरिया की बात करें तो इन तमाम चीज़ों से कैसे बचना, इसके अलावा ख़वातीन से जुड़ी हुई परेशानियों पर आज हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगी। कोरोना की जैसे मैंने बात की तो कोरोना पर भी राय रखी जाएगी। तो जैसा कि इस शो का ये मकसद है कि आपको अगर किसी तरह की परेशानी है, खासकर आज हमारा शो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन से मुताल्लिक है। ख़वातीन से जुड़ी हुई परेशानी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको कोई किसी तरह की परेशानी है और गर्मी से ज़्यादा परेशानी उन्हें हो रही है, कहा यह जाता है कि उनके लिए एक ख़ास तरह का इंतज़ाम भी करना होता है। लेकिन गर्मी ने सबका बुरा हाल कर दिया है। तो ऐसे में ये जो परेशानियाँ हैं तो एक प्रेग्नेंट लेडी के सामने मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो उन्हें किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। इस बीच अगर बात मेंस्ट्रुअल साइकिल की करें, इससे जुड़ी हुई कई सवाल भी आप कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ आज खास तौर पर एक मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम है निम्मी रस्तोगी साहिबा, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुस्कुराते हुए हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं। बहुत शुक्रिया। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जैसा कि मैंने नाज़रीन कुछ देर पहले कहा था कि आज ख़वातीन से जुड़ी हुई परेशानी के ताल्लुक से हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा कोरोना में जो इजाफा देखा जा रहा है, क्या ये तशवीश के लायक बात है या नहीं है? सावधानी जो बरती जा रही थी उसमें कमी का ये शाख्स आना है या फिर किसी और तरह के सर्ज की तरफ ये पेशकदमी मानी जा रही है? निम्मी साहिबा, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, खासकर अगर महिलाओं की बात करेंगे जो प्रेग्नेंट हैं वो और बेहाल हैं। इसके अलावा कोरोना में भी शिद्दत देखी जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मोटा मोटी तौर पर आप क्या कहना चाहेंगी शुरुआत में? देखिए, ऊपर वाले ने इंसान के शरीर को इतनी अमेजिंग मशीन बनाया है कि उसके अंदर खुद ब खुद अपनी तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करने के इंतजामात मौजूद हैं। अगर ज्यादा सर्दी होती है तो भी बॉडी के अपने थर्मो रेगुलेटरी मेथड्स काम में एक्शन में आ जाते हैं। और अगर गर्मी होती है, बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो भी बॉडी में एक इंडिजिनस मैकेनिज्म है जिसे स्वेटिंग कहते हैं। हाँ। या फिर यूरिन पास होना कम हो जाता है ताकि बॉडी कंजर्व करती है, पानी को बचाती है अपने अंदर। लेकिन कई बार ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है ये खराब हो जाता है, ये अपसेट हो जाता है, तब हमें लू लगने या हाइपरथर्मिया जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे केसेस में हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। इंसान को बाहरी तापमान जब ज्यादा है तो अंदर एक एसी एटमॉस्फेयर में या ठंडे कमरे में रखा जाए। उसका बुखार अगर ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ठंडे पानी की और कई बार तो बर्फ के पानी की पट्टियां की जाती हैं। सबसे जरूरी यह है कि उनका तापमान जो है वो 98.4 के आसपास रहे। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो बहुत ही अग्रेसिव ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उनका टेम्परेचर बढ़ने ना पाए। तो और पानी ज्यादा पीना, ये तो मैं हर एक शख्स को कहूंगी आजकल, अगर आपको पानी की आदत नहीं भी है
तो भी आप दवाई समझ के गट 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 करके 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। हाँ। आप बाहर जा रहे हैं उससे पहले पानी पीजिए। पानी के अलावा नारियल पानी, जूस और जो भी अच्छे स्वास्थ्यवर्धक पीने की चीजें हैं उनको आप इस्तेमाल कीजिए। खाना जरा कम रखिए बिकॉज स्टमक अपसेट के चांसेस ज्यादा होते हैं। गर्मी में खास तौर पर मत खाइए, खास तौर पर जी। बाहर कुछ मत खाइए, कटे फल मत खाइए। मक्खियां अगर किसी खाने पे बैठ रही है तो उसको तो बिल्कुल ही मत खाइए। हाँ। थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से सब लोग को ये पता ही होता है, बस थोड़ा याद। मैं ये जानना चाहूंगी कि एक औरतों की बॉडी और मर्दों की बॉडी एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ होती है, अगर स्टैमिना की बात करें या फिर हर नजरिए से बात करें तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेन मैकेनिज्म तो दोनों में एक जैसा होता है, बट क्योंकि बायोलॉजिकल फंक्शंस औरतों के डिफरेंट होते हैं, तो अगर वो माहवारी से है, मेंस्ट्रुअल पीरियड हो रहा है, तो उनके ब्लड से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उन्हें पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो उनकी केयर ज्यादा होनी चाहिए और उनको खाने में आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। मर्दों को इसकी जरूरत नहीं है। मर्दों का हीमोग्लोबिन औरतों से 2 से 3 ग्राम ज्यादा होता है। अगर औरतों में हम 12 से 13 नॉर्मल मानते हैं हीमोग्लोबिन, तो मर्दों में हम 15 से 17 मानते हैं। तो वहां वो डिफरेंस है। इसके अलावा अगर उन्हें बच्चे को जन्म दिया है तो उनको पानी की ज्यादा जरूरत है। अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है तो उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लैक्टेशन टाइम में थर्स्ट भी बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी मैकेनिज्म है वो दोनों में सेम है। हाँ, बहुत सारे लोग तो इस तमाम चीजों को जाहिर सी बातें जानते भी होंगे और इस पर अमल भी करते होंगे, लेकिन जो लोग जानते हुए भी इस तरफ ध्यान नहीं देते उनके लिए हमारा शो होता है, ताकि आपका ध्यान इस जानिब रागिब कराया जाए और बड़े बड़े एक्सपर्ट से की ज़बानी आपको बताया जाए कि आपको गर्मी में या फिर किसी तरह की अगर आपको परेशानी है तो आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरात आपको डायल कर हमसे जुड़े। एक सवाल मैं करना चाहूंगी निम्मी साहिबा, चूंकि भागती दौड़ती जिंदगी है, चलती रहेगी जिंदगी, इसी का नाम है, हर कोई बिजी है, और कहा यह जाता है कि खवातीन में जो ज्यादा प्रॉब्लम सिस्ट को लेकर जो है वो इसलिए होती है क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं या फिर किसी तरह का तनाव उन्हें रहता है। तो क्या ये बात सही है, और अगर सही है तो इससे बचाव के क्या कुछ हल हैं, क्या बताएंगे आप? मेरे ख्याल से सना, आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का जिक्र कर रहे हैं, जिसको आपने सिस्ट बोला। ओवरीज जो अंडा बनने का स्थान होता है उसको ओवरीज कहते हैं, और उसमें कई बार हार्मोन की गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। उसकी वजह से आगे प्रॉब्लम्स होती है। पीरियड्स लेट हो सकते हैं, चेहरे पे मुहासे या चेहरे पे बाल का आना या बच्चा ना ठहरना। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जो आजकल लड़कियों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में आई थिंक आज सवेरे से मैंने 3 केसेस तो देख लिए हैं आउट ऑफ 10 and 12। तो ये समझ सकती हैं आपकी ये बढ़ रहा है, बट ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये अकेली कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि हम लोग अपने वजन पे ध्यान नहीं दे रहे, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम लोग आलसी होते जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पहले ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये स्ट्रेस का की वजह से नहीं होता है? नहीं, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इज वन फैक्टर, ये मल्टी फैक्टोरियल है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली में शुगर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को देखा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से उन लोगों को पीसीओडी ज्यादा होता है। या अगर आप कोई चेंज ऑफ प्लेस हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, कोई आप और बीमारी से जूझ रही हैं, तो आपके मन में शांति नहीं है, तो ये होता है। बट स्ट्रेस इज अ माइनर फैक्टर। मेजर फैक्टर जो है खाना पीना, एक्टिविटी और जेनेटिक्स, आपकी जो हेरिडिटरी है वो है। जाहिर सी बात। एक आम सवाल मैं करना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके तरफ से कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में ऐसा आलम है या ऐसा हाल है कि कोई भी अगर लेडी बच्चा कंसीव करती है तो उसे डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट रहना ही पड़ता है, बल्कि पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑब्स्टेट्रिक साइंस बहुत एडवांस्ड है। ये बात सही है कि पुराने जमाने में इतनी ज्यादा विजडम इंडिजिनस होती थी और इतने ज्यादा अस्पताल मौजूद नहीं थे, जो कि घर की महिलाओं को ही इतना कुछ पता होता था। और मैं सोच के बहुत हैरान होती हूँ कि जो हमारी ओल्ड टाइम प्रैक्टिसेस हैं, जैसे गोंद के लड्डू खाना, जैसे घर में प्रेग्नेंट वुमन का खास तौर पर ख्याल रखना, हरी सब्जी, अंडा, ये सब चीजें खाना, तो उनको पता था कि ये चीज अच्छी है, बट साइंटिफिक नाम शायद ना पता हो। लेकिन अब माहौल बदल गया है, सब न्यूक्लियर फैमिलीज है,
अस्पताल ज्यादा है, डॉक्टर ज्यादा है, अब आप डायग्नोज ज्यादा कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से तुरंत पता चल जाता है, टेस्ट बहुत है। तो इस वजह से और बच्चे की हेल्थ से मुतालिक बहुत सारी डायग्नोसिस हैं। कई बार बच्चा पेट में खत्म हो जाता तो हम सोचते रह जाते थे कि शायद ये ऊपर वाले का करम है, लेकिन अब जो है हम कुछ चीज चांस पे नहीं छोड़ते हैं। हमें बहुत सारी चीजें पहले से पता होती हैं प्रेगनेंसी के बारे में और बच्चे के बारे में, क्योंकि हम टेस्ट कर लेते हैं। तो इस लिहाज से अब हम ज्यादा बच्चों को बचा सकते हैं, डिलीवरीज आसान हो गई हैं, जन्म के बाद बच्चों की मरने की जो दर है वो कम हो गई है, बच्चे ज्यादा तंदुरुस्त पैदा होते हैं। तो ये सब है, तो ये सब बदलाव है जो कि अच्छे बदलाव के तौर पर जाने जाते हैं। आपने डिलीवरी की बात कही तो एक सवाल जहन में ये आया कि बहुत सारे लोगों गांव की, खासकर रूरल एरियाज की मैं बात करूंगी, जो डॉक्टर की तरफ से डेट दिया गया है डिलीवरी का, अगर उस टाइम तक डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है तो डॉक्टर की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर लिया जाए, तो ये सही होता है या नहीं? देखिए, बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूं, क्योंकि ये भी जाहिर सी बात है, ये खतरा हो सकता है जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। एब्सोल्युटली। देखिए, पूरी प्रेगनेंसी 40 हफ्ते की होती है। हम लोग जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी ईडीडी कैलकुलेट करते हैं तो हम पहले दिन, जो लास्ट पीरियड है उसके पहले दिन से 9 महीना प्लस 7 दिन कैलकुलेट करते हैं। ज्यादातर जो डिलीवरीज है 38, 37, 39 वीक्स तक हो जाती हैं। कुछ डिलीवरीज पोस्ट डेटेड हो जाती हैं, वो मतलब अपनी डेट के भी आगे हो जाती हैं, उसमें भी बच्चे को खतरा होता है। जैसे इमेच्योर बच्चे को या ग्रोथ रिटार्डेड टाइम से पहले हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, टाइम के बाद हो तो भी प्रॉब्लम होती है, इंट्रायूट्राइन डेथ की प्रॉब्लम होती है, पानी सूखने लगता है अंदर का। तो इसीलिए अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि अब आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए मशवरा है डॉक्टर निम्मी साहिबा का, जो कि जानी मानी गायकोनोलॉजिस्ट हैं। वो ये बता रही हैं कि अगर डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको इस डेट में एडमिट होना है, लेकर आना है खातून को, तो उसी उनके बात पर अमल करना चाहिए, ना कि ये कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप डॉक्टर की सलाह और मशवरे को भी ताक पर रख दें। इसके अलावा क्योंकि अगर ब्लीडिंग की बात करें तो डिलीवरी के बाद एक नॉर्मल ब्लीडिंग कितने महीने तक होती है? अगर 2 माह से भी ज्यादा होती है तो क्या इसको दिखाने की जरूरत है? जी, पोस्ट डिलीवरी फेज में हम लोग ज्यादातर 42 दिन तक एक्सपेक्ट करते हैं, 6 वीक्स तक। और उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को 42 दिन से पहले बंद हो जाती है, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज रहता है लोगों को, लेकिन उसमें मतलब पेशेंट की जनरल कंडीशन से कोरिलेट करते हैं कि उसको बुखार तो नहीं हो गया, या कोई पस तो नहीं आ रहा, या उनकी जनरल कंडीशन डिटेरिएट तो नहीं हो रही, उनको खून ज्यादा तो नहीं जा रहा है। तो 6 वीक के बाद अगर ब्लीडिंग है तो या तो वो पीरियड स्टार्ट हो गए हैं या फिर वो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि कहीं कोई अवलनाल का टुकड़ा तो नहीं रह गया है, अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं बन गया है। स्पेशली जो डाई हैंडल्ड केस होते हैं, जहाँ जच्चगी जो है वो डाई करती है, वहां बहुत चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए। तो 42 दिन तक तो जच्चा की बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए जी। इसके अलावा एक सवाल और निम्मी साहिबा की, अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें थायराइड या फिर किसी और तरह की बीमारी है, तो इन्हें इस पीरियड में कितना खुद पर ध्यान देना चाहिए? और डॉक्टरों की जानिब से जो दवाएं दी जा रही हैं उनके अलग मर्जों को लेकर, अगर बात डायबिटीज़ की कर ली जाए या फिर जैसा कि थायराइड का मैंने जिक्र किया, तो क्या इस जानिब भी ध्यान देना जरूरी है? क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी के टाइम की दवाएं अलग से इंक्लूड होती हैं, तो जो पहले वाली दवाएं उनके साथ चल रही हैं उनको साथ में चलाया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल सना, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं ये बता दूं कि थायराइड और शुगर दोनों ही प्रेगनेंसी के दुश्मन है, अंदर पलने वाली संतान के दुश्मन है, क्योंकि दोनों से ही शरीर और मन के विकास पर फर्क पड़ता है। तो हम सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं थायराइड की। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, सबसे पहले हम पेशेंट से कहते हैं कि जाके अपना थायराइड चेक कराइए, जो कि एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से हो जाता है। अगर आपका TSH विद इन रेंज है, बिटवीन 1 to 3 है तो ठीक है, लेकिन अगर जरा भी आउट ऑफ रेंज है तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। थायराइड की दवाइयां प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। दूसरी बात शुगर की,
ये दो तरह की शुगर होती है कि आपको पहले से शुगर है और अब आप प्रेग्नेंट हुई हैं, तो जो दवाइयां आप खा रही हैं वो खाते रहिए, वो भी सेफ है। हमारा टारगेट ये है कि हमारी ब्लड शुगर फास्टिंग जो है वो 100-110 से नीचे रहनी चाहिए, और जो खाना खाने के बाद की है वो 140 से 160 के बीच में रहनी चाहिए। चाहे आप दवाई खाएं, इंसुलिन लें, वो आपका प्री एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ शुगर ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है और डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं जी। मतलब वो जेस्टेशनल डायबिटीज है, वो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस की वजह से महिला को हो गई है, आगे नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें इंसुलिन जैसा कि आपने बताया कि थायराइड और शुगर की जो दवाएं चलती रहती हैं वो उस के साथ साथ प्रेगनेंसी के दरमियान जो दवाएं चल रही होती हैं, आयरन की गोलियां, वो ली जा सकती हैं। शर्त ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने कहा कि डॉक्टर इसका मशवरा ही देते हैं सबसे पहले चेक करने के लिए। लेकिन इससे सवाल ये कि क्या बच्चे पर, अगर किसी की माँ को, प्रेग्नेंट लेडी को थायराइड और शुगर है, तो क्या इसका असर बच्चे पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस ताल्लुक से हम सवाल आपसे करेंगे, लेकिन इस बीच कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहां से? हेलो, शायद उनकी कॉल कट चुकी है, दोबारा उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल ये था कि थायराइड शुगर अगर किसी माँ को है, बच्चे को भी क्या हो सकता है? मैंने कहा ना सना, ये दोनों प्रेगनेंसी के दुश्मन है, बच्चे के दुश्मन है। यानी कि थायराइड अगर माँ का घटा हुआ है, यानी कि उसके अंदर थायराइड की मात्रा कम है और TSH हाई है, तो उनके बच्चे के मानसिक विकास पर फर्क पड़ सकता है। और वो भी शुरू के 12 से 14 हफ्ते में, जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है, तो उस टाइम तो थायराइड का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपने 2-3 महीने मिस कर दिए तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाद में आप करते रहिए, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। और शुगर का जहां तक सवाल है, शुगर से तो बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जेस्टेशनल डायबिटीज के एक नहीं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं बच्चे पे और माँ पे। तो शुगर का भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम इंसुलिन एडवाइस करते हैं, क्योंकि दवाइयों से अगर नहीं कंट्रोल हो रहा हो तो सीधे हम इंसुलिन एडवाइस करते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि टाइम ज्यादा हमारे पास होता नहीं है, हमें ब्लड शुगर मेंटेन रखना होता है और इंसुलिन बिल्कुल सेफ होता है, तो हम इंसुलिन देते हैं। उससे डरे मत, शुगर का ठीक होना बहुत जरूरी है, खासकर इस मरहले में, इस पीरियड में। जी जी, निम्मी साहिबा, मैं जानना चाहूंगी, आपने थायराइड और शुगर के हवाले से बात रखी, तो थायराइड कितनी किस्म के होते हैं, इस हवाले से लोगों को आप कुछ बताएंगे? क्योंकि ये एक आम धारणा है कि जिसे थायराइड होता है वो बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लेकिन उन्हें भी थायराइड होता है। हाँ, तो ये थायराइड जो है, गले के यहाँ पर एक छोटी सी ग्रंथि है, ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, इससे एक हार्मोन निकलता है, थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन। इसका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की ग्रंथि थायराइड हार्मोन निकालती नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर कमी हो जाती है और उन्हें बाहर से दवाई खा के वो कमी पूरी करनी होती है। इसे हाइपोथायराइड कहते हैं, यानी कि थायराइड का कम होना। वो लोग ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, उनको ज्यादा ठंड लगती है, उनकी चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, और कई बार उनमें अगर माँ को है तो फिर बच्चे में मानसिक विकार पैदा हो सकता है। और जिनकी थायराइड जरूरत से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, वो लोग, उनको हाइपर थायराइडिज्म कहा जाता है। उनके लिए अलग तरह की दवाइयां हैं, वो थायराइड हार्मोन को कम करने की दवाइयां हैं, और उसमें इंसान की दिल की गति ज्यादा हो सकती है, हार्ट रेट, पल्स रेट, सांस की गति ज्यादा होती है, उनको ज्यादा गर्मी लगती है, वो हाइपर होते हैं, वो बेचैन रहते हैं, और उनको और भी वो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, उनको खाया पिया लगता नहीं है, वो फैट उनका कम होता है। तो ये दोनों ही जो कंडीशंस हैं, ये खतरनाक हैं बॉडी के लिए, और ज्यादातर हम हाइपोथायराइड के केस देखते हैं। हाइपोथायराइडिज्म थोड़ा कम होता है। एंजाइटी के ताल्लुक से मैं सवाल आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि प्रेग्नेंट लेडी अगर थायराइड भी उन्हें है तो इसका चेकअप क्या हर दूसरे महीने या तीसरे महीने पे कराना चाहिए? मैंने आपको बताया कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और हमारे पास मरीजा आती हैं, तो हम उसको जो पहला टेस्ट लिख के देते हैं वो है थायराइड टेस्ट। हम अपने क्लिनिक में, अगर हमारी सुविधा है तो हम उनको बोलते हैं करवा के जाइए, और अगर ये 3 से ज्यादा हो तो ये दवाइयां आप स्टार्ट कर दीजिए। जो भी थायराइड की दवाइयां होती हैं वो माइल्ड डोज में हम स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है।
और अगर स्कैनिंग की बात करें, क्योंकि बढ़ता और घटता रहता है ना, तो इस ताल्लुक से आप लोग दवाएं तो चला रही होती हैं थायराइड की, लेकिन हम हर 8 हफ्ते में चेक करते हैं। 8 हफ्ते में एवरी 8 to 10 weeks TSH is checked। ठीक है, यानी 1 महीने के बाद सभी को चेक कराएं, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को चेक कराने के लिए मशवरा डॉक्टर्स देती हैं। एंजाइटी का क्या असर पड़ता है कुछ, अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसे एंजाइटी भी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो इसका बच्चे की मानसिक जहनी विकास पर, मानसिक विकास पर कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, एंजाइटी तो एक ऑल एनकम्पासिंग प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोलूं सार्वजनिक समस्या है, ग्लोबल समस्या है। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर होने वाली माँ जो प्रेग्नेंट है उसका दिमागी उसमें सुकून नहीं है, वो बेचैन है, हमको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बिकॉज 2.5-3 महीने के बाद बच्चे में भी फीलिंग्स आती हैं, बच्चे का भी एक इंटेलेक्ट डेवलप होता है। तो बहुत देखा गया कि अगर मदर बहुत ज्यादा सोच रही है, ऑब्सेसिव है, या किसी वजह से परेशान है जहनी तौर पर, तो उनमें ऑटिज्म की केसेस ज्यादा देखे गए हैं। उन बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेड होती है, तो IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन ज्यादा होता है। वो अपना ख्याल ठीक से नहीं रखती हैं, तो फिर उनमें विटामिन की और आयरन की कमी हो जाती है, और प्रेगनेंसी उनकी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बिकॉज उनका होल परसेप्शन जो है नेगेटिव होता है। तो प्रेगनेंसी उनकी थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, उनको सिम्टम्स उल्टी के ज्यादा आते हैं, और डिलीवरी के टाइम पे वो नर्वस होती हैं, एज कम्पेयर टू समवन जिसको कोई टेंशन नहीं है, मस्त है, खुश है। उनको हमने देखा है कि समस्याएं कम होती हैं, और वो डॉक्टर की एडवाइस भी ज्यादा फॉलो करते हैं, और उनके बच्चे भी खुश मिजाज पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि आप 1000 चीजों को दावत देते हैं अपनी टेंशन से। अगर आप जहनी तौर पर परेशान हैं तो आपको चारों तरफ से बीमारियां घेर लेती हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी भी परेशान है तो उसकी चारों तरफ परेशानियां रहेंगी, और ये परेशानियां ना सिर्फ उस तक ही रहेंगी बल्कि उसके बच्चों में भी ट्रांसफर होंगी, जैसे कि निम्मी साहिबा कह रही थी। मैं PCOD के ताल्लुक से पूछना चाहूंगी, लाइफस्टाइल इसका एक अहम कारण आप बता रही थी। अगर इस चीज से निकलना है तो इसके लिए क्या करना होगा महिलाओं को? सबसे जरूरी बात है कि अपना वजन नॉर्मल रखिए। हाँ। आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका आइडियल वजन होना चाहिए, आप उसके आसपास ही रहें। एक चीज होती है BMI, जो आपकी हाइट और वजन की रेशो को मापती है, वो 25 से नीचे होनी चाहिए। इनफैक्ट 22, 23, 24 तक होनी चाहिए। तो वजन कंट्रोल करना, खाने पीने पे ध्यान देना, जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना खाया जाए बल्कि प्रोटीन ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड किया जाए। 6 to 8 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ली जाएं। थोड़ा सनलाइट से एक्सपोजर हो, विटामिन D जरूर लेना चाहिए, चेक कराना चाहिए, और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, डब्बाबंद चीजें जितनी भी हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, वो आप मत खाएं। और अपने लाइफ में डिसिप्लिन अप्लाई करें, यानी कि टाइम से उठना, हर चीज टाइम से खाना, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट। ये नहीं कि आप 3 बजे उठ रहे हैं और ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, और रात में आप जाग रहे हैं और आप रेगुलर बावल है आपकी नहीं है, आपकी जो स्टूल है वो भी अलग रेगुलर टाइम पे पास होता है, और आप बहुत ज्यादा तेज रोशनी में काम कर रहे हैं, घंटों आप बैठे हैं। इसमें एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आपका वजन नॉर्मल भी है तो भी आपको चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस एरिया का सर्कुलेशन होना चाहिए, ब्लड का प्रवाह उसमें ज्यादा होना चाहिए। अगर आप बैठे बैठे काम करते हैं तो हर 1 घंटे में आप बैठ के कमरे के 2-4 चक्कर लगाएं, और अपने स्टेप्स का एक काउंट रखें कि आप दिन भर में कितना चली। मिनिमम 5000 स्टेप, और मैक्सिमम तो खैर 15-20 हजार तक जा सकते हैं। जितना आप एक्टिव रहेंगी, चलेंगी, अपना वजन कंट्रोल रखेंगी, तो उतना आपको PCOD के चांसेस कम रहेंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि जो लोग आज का शो देख रहे थे, उन्हें कई सारे मशवरे निम्मी रस्तोगी साहिबा से मिले होंगे, और उम्मीद है कि आप इस पर अमल भी करेंगे। जाहिर सी बात है, हर परेशानी का हल कहते हैं वर्जिश अगर आप अपना रहे हैं तो तमाम परेशानियों से दूरी योगा से ही होगा। ये भी आपने नाज़रीन सुना होगा। तो आप किसी भी तरीके का अगर वर्जिश करते हैं, नहीं करते हैं, तो किसी भी तरीके के वर्जिश को अपना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिम का ही रास्ता इख्तियार करें, आप दूसरे रास्ते भी इख्तियार कर सकते हैं फिट रहने के लिए और दूसरे को भी रखने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप कुछ वक्त अपने लिए निकालें, और तमाम परेशानियों से आपको ऐसे में निजात ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया निम्मी साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुफीद मशवरों से नवाजने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज की चलती रहेगी ज़िंदगी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।